तो बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मानव पर्यावरण की अन्योन्य क्रियाएं एवं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो क्लास 7 के 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बेफिक्र टेंशन होकर पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चीज़ों को क्लियर करते हैं, आगे तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मानव पर्यावरण के अन्योन्य उपोष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश के बारे में हम लोग पूरा सीखेंगे। तो चैप्टर रीड करते हैं। कह रही कि रेणुका बहुत ही उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। ठीक, वह बहुत ही यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में ही थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया तो दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो देख सकते हो कि ये एक फोटोग्राफर थे उसके चाचा जी। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से फोटोग्राफ की थी। विश्व देश के भागों में के निवासी लोग हैं ये। तो हर देश के निवासियों की उन्होंने फ़ोटो खींची है। देख सकते हो अलग अलग देश के निवासियों की फ़ोटो खींची उन्होंने। ठीक, अब वही बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पर हमें देखना है। देखो, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चा, देखो दिया गया है कि रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकते हो। ठीक है, देख सकती हो। और थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं इसको। देख सकती हो, इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं और कुछ बर्फीले प्रदेश से एवं कुछ गर्म एवं वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों लेकिन उनके भोजन व कपड़ा व मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपना परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं। ठीक, एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों को सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। ठीक, तो रेणुका ने जब इन तस्वीरों को देखा तो उनके जो भी चाचा जी रिलेशन वाले थे तो उनको ये सब तो दिखाया गया। उस श्रीकांत चाचा कह रहे कि रेणुका ये तुम्हारे तरीके से लड़ते झगड़ते भी हैं और ये विभिन्न प्रदेशों के रेगिस्तान में कोई है, कोई बर्फीले प्रदेश का, कुछ गर्म स्थान वाले, कुछ वर्षा वाले स्थान से हैं। ठीक, ये तुम्हारे तरीके लड़ते झगड़ते, खाना भी पहनते, कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना, ये सब तुम्हारे जैसा ही करते जैसे आप लोग करते हो। ठीक, आगे दिया गया है अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अमेजन बेसिन में जीवन किस प्रकार हमारा जीवन व्यापन होता है। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ठीक, हमें दिखाएंगे मानचित्र भी क्या है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री व उत्तर से 10 डिग्री मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रकार से होकर बहती है। ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेजन एक बेसिन नदी है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग में भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रकार प्रदेश से होकर बहती है कि ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो हमें उसी के बारे में बात करना है। ठीक, कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मुहाना क्या मतलब होता है कि कोई भी नदी जिस स्थान से किसी अन्य जल राशि में मिलती है, मतलब किसी एक स्थान से निकल के पर्टिकुलर किसी अन्य स्थान पर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग में पेरू के कुछ भागों
में बोलोविया हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुला हो के छोटे भाग में अपवाहित होती। ठीक। बोले क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आप देखो भूमध्य रेखा जिन देशों को गुजरती है उनके आपको नाम बताने हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो आपको मैप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैप को देख सकते हो किस तरीके से, ठीक। तो ये दक्षिण अमेरिका बेसिन का ये मैप है बेटा, ठीक। तो आप इस मैप पे आपको सबको चीज़ें बतानी है। तो देखो हमने बात की अभी अमेजन बेसिन की बात करी। तो देखो यहाँ देख सकते हो, देखो अमेजन बेसिन नदी की बात करी तो ये हमारी अमेजन बेसिन नदी है, ठीक है। ये यूगली नदी है, ये मांडोविया नदी है, ये अमेजन नदी है, ठीक है। ये निप्रो नदी है, ठीक। ये मायना नदी है। अब ये देख सकते हो ये टोकोटिस नदी है, ये विंगू नदी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, मैं आपको पूरा मैप दिखा रहा हूँ, आपको मैप किसकी फ़ोटो खींच लेनी, ठीक है। ठीक कितने डिग्री पर ये जा रही, ठीक। आपको पूरा मैप की फ़ोटो खींच लेना अच्छे से, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। क्या आप जानते हैं इसके बारे में, बहुत पढ़ना जरूरी होता। बोला जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगेडियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था, ठीक। अब आप फोटो खींचने जा रहे होंगे तो वो आदिवासी लोग होंगे, तो उन्होंने समझा कि कोई और है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इन पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण जब कर दिया तो भाई क्या कर, डर जाओगे भाई, पकड़े जाओगे, ठीक। कुछ स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा था, ठीक। अमेजन ऐसे ही पड़ा था ना, नाम होते भैया ऐसे थोड़ी पड़ जाता, किसी का गांव का शहर या किसी कोई युद्ध का होगा तो इसी तरीके से अमेजन नाम पड़ जाता उस नदी का। बोला सहायक नदियाँ क्या होती हैं, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कोई पूछे ये बताओ विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन नदी का है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं जलवायु की, क्लाइमेट की बात कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो देखो जलवायु की बात करोगे, बोल रहा है जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और वह पूरे वर्ष में यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। बोला दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। तो बोल रहा है कि जो हमारा अमेजन बेसिन है यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास फैला रहता है, ठीक, जलवायु, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कोई पूछा देगा अमेजन बेसिन की जो जलवायु कैसी रहती है, तो गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात कैसा होता है, मतलब समान रहता है, मतलब आर्द्र ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर गर्म एवं आर्द्र दोनों ही रहता है। तो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, मतलब नमी रहती है पूरी, है ना। आगे दिया गया है इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब जब मन आए तब लोग बरस लिया। बोला दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता एवं अति उच्च होती है और रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ठीक। आगे दिया गया है वर्षावन। देखो वर्षावन क्या होते हैं, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, ठीक। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित नम एवं नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वनस्पति पनप ही सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता की परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइट पैदा होती है। तो आप देख सकते हो जैसे ये अमेजन वन, ये किस तरीके के हैं, अमेजन वन की एक तस्वीर दी गई कि किस तरीके से होते हैं। आगे देखिए टूकन, एक टूकन पक्षी है। टूकन पक्षी के बारे में हम नॉलेज की जानकारी बात करेंगे। देखो
कह रहा है कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन गुंजन पक्षी, क्या नाम इसका, टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन बोला पछती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। बोला प्राणियों में बंदर होता है, और एक क्या होता है, स्लॉथ होता है, चींटी, आपको पता है स्लॉथ उल्टा लटक के सोता है, ठीक। एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं जो सांप एवं सरीसृप की, ठीक, सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी वनों में पाई जाती हैं। मगर हो गया, सांप हो गया, अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, बोआ हो गया, कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं यहाँ। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। तो अमेजन बेसिन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखो ये एक, देखो टैपीर जानवर होता है, कैसा लग रहा है, इतना गंदा भद्दा सा जानवर लग रहा है, ठीक है, टैपीर, ठीक। अब वो कह रहा है कि यहाँ हजारों कीड़े मकोड़े भी होते हैं, ठीक, इस बेसिन में निवास करते। बोला मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता एवं दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। देखो टैपीर देखते जानवर है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, ये हम लोग डेली पढ़ते हैं और इसको अच्छा करता है। बोला कि ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो देखो आपसे पूछा जाएगा, क्या बता सकते हो कि ब्रोमीलाइड क्या होता है। एक ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। पूछा जाएगा कि अमेजन बेसिन में एक पौधा था, जो एक पौधे का नाम बताइए जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। तो आपको बताना पड़ेगा ब्रोमीलाइड क्या है। ब्रोमीलाइड एक पौधा होता है, ठीक। आगे दिया गया आओ करके सीखें। बोला कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देख एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताइए, ठीक। अब बात कर लेते हैं वर्षा वन के निवासी की बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि वर्षा वन के निवासी जो होते हैं, कह रहा है कि यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, ठीक। अब देखो फसल उगाने का मतलब एक झूम खेती होती है, ठीक। क्योंकि देखो झूम खेती शायद ऐसी होती है, शायद हाँ वनों को काट करके वो जितनी इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। कह रहा है कि जबकि महिलाएं जो होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं एवं मुख्यतः टेपियोका व अनानास व शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपना परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब देखो एक कृषि का नाम आ गया कर्तन एवं दहन। तो देखो आपको क्या करना है, यही फसल का नाम याद रखना होगा, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं ये लोग। कोई पूछेगा ये किस फसल का प्रयोग करते हैं, कर्तन एवं दहन, ठीक, कर्तन एवं दहन पद्धति कृषि का प्रयोग करते हैं। बोला इनका मुख्य आहार मेनियोक होता है। इनका मुख्य आहार क्या होता है, मेनियोक होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं। पूछा जाएगा मेनियोक को क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। बोला तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है, ठीक। आगे दिया गया वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी की छत्ते के आकार वाले छप्पर के घर में भी रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले, क्या कहने जाने वाले, मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली रहती है, ठीक। आगे दिया गया है कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का एकमात्र उपाय था। वो लोग क्या करते थे कि अमेजन बेसिन लोग के जो रहते थे वो हमेशा नदी का किनारा ही पकड़ के चलते, क्योंकि भाई जहाँ पानी होगा वहाँ शिकार ये लोग कर लेते हैं, क्योंकि पानी बिना ये लोग रह नहीं सकते थे ना, ठीक। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने में वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया था। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग
किया जाता था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। ठीक, बोल रहा है, कह रहा है कि पौराणिक तरीके से खेती करते रहे विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। भाई लुप्त तो हो ही जाएगा, ठीक, क्योंकि जब उसका यूज ही नहीं है। ठीक, कह रहा आप देख सकते हो कि वर्षावन के लुप्त होने में व्यापक प्रभाव कितना पड़ रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि के क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखो जब वर्षा होती है तो ऊपर कुछ मिट्टी अच्छी होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होती है, जो उगाऊ होती है अनाज वाली। अब जब वर्षा आती है तो क्या होती है, ये मिट्टी पूरे तरीके से बच्चे बह जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो किस तरीके से वर्षा वनों का वनाश, किस तरीके से पेड़ होते हैं उगाए जाते हैं, यहाँ पर उग जाते हैं, और किस तरीके से धीमे धीमे क्षरण हो जाते हैं। ठीक, आगे देखो दिया गया गंगा बेसिन में जीवन। अब देख लो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी देखो कितनी अच्छी नदी है, ठीक, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है आपको। अब आपको यहाँ पर बात करना है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में, जीवन के बारे में बात करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं अच्छे से, फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होती है। पूछा जाएगा ये कहाँ से 10 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में मध्य में स्थित होती है। तो बेटा ये बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में मध्य में स्थित होती है। बोला घाघरा और सोन, चंबल, गंडक, कोसी, गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। बोला एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के बारे में जांच करो। ठीक, तो एटलस की सहायता से आपको उसको ढूंढना है। ठीक, बोला गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान एवं पर्वत, हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा। ठीक, तो ये दिया गया इस तरीके से। ठीक, आप देख सकते हो ये हमारा मैप है। देखो यहाँ गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक, आपको मैप को भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती। क्या पाई जाती हैं, चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, इन राज्यों के नाम बताइए जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आदि स्थित हैं। बोल रहा है कि बेसिन क्षेत्र जो होता है, बेसिन का जो क्षेत्र होता है वो बेसिन की क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल कृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए ठीक प्रतिकूल तथा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होते हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए हम समतल भूमि उपलब्ध हो है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। बोला धान यहाँ की मुख्य फसल होती है, चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की यहाँ की आवश्यकता होती है। बेटा आप बात सुनो, क्योंकि देखो धान की खेती हमेशा पता कि वहाँ की जाती है जहाँ पर पानी का ज़्यादा अधिक होती मात्रा होती है। तो यदि आप किसी मैदान को अगर जोत देते अगर वहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर आप धान की खेती बेटा कर सकते हो। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नगदी फसल कौन कौन सी होती है, तो बेटा गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा, गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। बोला मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। ठीक, बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें भी उगाई जाती हैं। आगे दिया गया है
बेल बोला कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान व साख व पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। पूछा जाएगा डेल्टा वन किससे घिरा हुआ, तो मैंग्रोव वन से घिरा है। जैसे उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया एवं अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ व देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी पेड़ पता उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं अपनी वही शब्दावली की बात कर लेते हैं। बोला जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बोल रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर की रहने वाली संख्या, ठीक। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है, ठीक। आगे दिया गया आओ करके कुछ सीखे। बोल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों को पता लगाइए। देखो हर एक नदी को हर एक गांव या शहर में एक अलग नाम से जाना जाता है, उसका आपको पता लगाना है। क्रियाकलाप कह रहा है, एक्टिविटी कह रहा है करने के लिए हमें। देखो बात सुनो, कह रहा है कि जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, इन्हें अपनी कक्षा में सजाएं और उन स्थानों का पता लगाएं जहां इनका निर्माण हुआ था। बेटा देख लो ये धान की कृषि किस तरीका करते हैं। देखो इस तरीके से जहाँ पानी ज़्यादा अधिक होता है वहीं पर धान की खेती की जाती है। अब आगे देख लेते हो असम एवं चाय के बागान। असम में चाय के बागान किस तरीके से होते हैं आपको देखना है। देखो आगे दिया गया बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, बंदर हो गया आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा भी ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बागान है ना, बंगाल टाइगर हो गया, मगर पाए जाते हैं। नदी को साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी एवं प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू हो गया, कतला हो गया, हिल्सा हो गया मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सी मछली प्रजातियां पाई जाती हैं, तो देखो रोहू पाई जाती है, कतला पाई जाती है, हिल्सा पाई जाती है, ठीक। बोला मछली एवं चावल इस क्षेत्र में लोगों का एक मुख्य आहार होता है कि मछली चावल खाना है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो ये बोला एक सींग वाला गैंडा, देख सकते हो इसकी एक सींग गैंडा है। बोला मगर यहाँ पाया जाता है, देख लो कितना भयंकर है। अब देखो ये वेदिका कृषि, ये कैसी है, ये वेदिका कृषि ढलाव वाली, इस तरीके से ढलाव कृषि होती है, ठीक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखो बोल रहा है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, ठीक। बोल रहा है झील जीविका का साधन। अब देखो कह रहा है झील जीविका का साधन किस प्रकार, साफ झील है, इसका किस प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों के विभिन्न प्रजातियों का पालने के लिए उसने अपने साथ मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन व चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, ठीक, कौन कौन से, जैसे वेलिनेरिया, क्या नाम इसका, वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ फूड होते हैं जो ये क्या करते हैं, मछलियों का भोजन बनते हैं। बोल रहा है कि झील के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है। वह इस पर ज़मीन पर धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, दलहन जैसी फसलों को ही यहाँ पर होता है। क्योंकि खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता था। वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं नदी में पकड़ने के लिए, ठीक, नदी में पकड़ने के लिए। उससे पहले आप देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर बोल सकते हैं, देखो कुछ फैक्ट दिया गया। कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में से एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु व अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। पूछा जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, ठीक, नदी के है ना अलवड़ जल में एक 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 डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक, जो कैसी होती है, जिसका नाम होता है सुसु। क्या नाम होता है, सुसु।
और अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। ठीक, बोल रहा है रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित व औद्योगिक एवं शहरी गंदगी एवं प्रजातियों का नष्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। जैसे इसका नाम है अंधी डॉल्फिन। क्या नाम है? अंधी डॉल्फिन है ये। और इसका क्या नाम होता है? सुसु। ये कहाँ पाए थे? गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में पाई जाती नदी में। बोल रहा है यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़ कर वह पास के शहरों में भी बेचते हैं। ठीक, बोल रहा है यह समुदाय प्रकृति के साथ बोल रहा सरमसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता है तब ये मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं रहता है। अब देखो ये प्रदूषित झील है, बहुत बेकार। अब हम बात कर लेते हैं और क्या सीखा। ठीक, ये इसको पढ़ना जरूरी है। बोला सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुभारंभ किया था। ऐसा ही करेंगे। गंगा बचाओ गंगा बहाओ। अब देख लो गंगा नदी किस प्रकार। गंगा नदी तट पर वाराणसी शहर है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि हमारा जो गंगा है, देखो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर व कस्बे स्थित हैं। बोला इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तक यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही आ जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। ठीक, आगे दिया गया है बेसिन में यातायात की दिया गया सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुव्यवस्थित हैं। बोला मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। ठीक, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करना है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं? कह रहा है कि गंगा जो है ना, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। तो आपको ही पता कि नमामि गंगे का शुरुआत स्टार्ट किया गया था। आगे देखो कह रहा है कि दिया गया पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा हो गया, असम का काजीरंगा हो गया एवं मानस एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थल हैं यहाँ पर। ठीक, अब बोल रहा है देखो देखो टाइगर रिजर्व है यार, देखो मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य में बाघ। तो देखो बाघ की आप देख सकते हो किस तरीके से है। अब देखो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। बोल रहा अभ्यास करके देखना है। तो आपको अभ्यास तो पता ही है बेटा कि देखो आपको सिंपल पता है, प्रश्न दिए गए आप प्रश्न पढ़ लो। एक सींग वाले गैंडा कहाँ पाए था? असम पाए जाते हैं। गंगा नदी तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर हैं? अमेजन वर्षावन के कौन से पक्षी पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन लोग कौन सी फसल करते हैं? उस महाद्वीप के नाम बताए जहाँ पर अमेजन बेसिन स्थित है। टूकन क्या है? टूकन एक पक्षी है। मैन्योक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो अमेजन का है। कोलकाता किस नदी के तट है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक, बोला देवदार एवं फर। बोला देवदार एवं फर वृक्ष किसके शंकुधारी वृक्ष होते हैं? बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन में पाया जाता है। बोला सूती कपड़ों। ठीक, काजीरंगा तो आपको पता है कि असम में हो जाएगा। ठीक, ढालू छत पियाना मलोका ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग भी इसको ऐसे बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, कारण बताइए आओ करके सीखें। ठीक, क्रियाकलाप सामग्री ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने बताया था कि जब लास्ट में जो बच्चा रुकता है उसको हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 73। कोई भी आपको सीटेड अगर आप तैयारी करें, किसी की भी पीडीएफ चाहिए मेरे से आप ले सकते हो। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। कोई भी वीडियो पेड प्रमोशन के लिए नहीं बनाते हैं हम, सिर्फ नॉलेज के लिए बनाते हैं।